नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम बात कर रहे हैं अतीक अहमद की। अतीक अहमद जो कि एक बहुत बड़ा माफिया है उत्तर प्रदेश का, और जिस पर करीब 100 केसेस दर्ज है। उसके बेटे का, यानी जो उसका बेटा असद है, उसका कल एनकाउंटर किया गया। उसके साथ एक गुलाम अहमद, उसका भी एनकाउंटर किया गया। और दोनों विधायक राजू पाल के गवाह उमेश पाल की जो हत्या हुई उसमें शामिल थे। इन दोनों ने गोलियां चलाई थी और एक तीसरा इसमें से फरार है, जिसका नाम अ, जिसने बम फेंका था, उसका नाम सब मुस्लिम, उसका नाम है। तो ये जो मामला पूरा हुआ है, ये तो एक घटना है अपने आप। लेकिन इसमें सबसे जो लिंक है, एक बड़ी बात वो ये है कि अतीक अहमद ने जो कहा, जो खुलासा किया, उसने कहा कि मेरे आईएसआई से भी संबंध है और मेरे लिए हथियार सीमा पार से आते थे। मेरा संबंध में मेरे ताल्लुकात लश्कर तैयबा से थे, तो जो कि एक बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन है और जिस पर भारत पर हमले का आरोप। तो हमारा एक एमएलए, 5 बार का एमएलए, एक बार का सांसद, अगर ये बात कहता है तो ये एक बहुत गंभीर मामला अपने आप में हो जाता है। तो इससे ये भी होता है कि भाई हमारे पार्लियामेंट में अब तक तो हम सोचते थे कि जो क्रिमिनल, जो आपराधिक छवि के नेता हैं वो है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं कि जिनके विदेशी एजेंसियों से संबंध है। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है एनके सूद साहब, एक्स रॉ ऑफिसर। उनको इस बारे में बहुत जानकारी रहती है। सर, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। सर, आप हमको ये बताएं कि ये क्या है आखिर, जिस तरह से ये बात सामने आई है कि अतीक अहमद ने जो कबूल किया है, इसको क्या वाकई बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और ऐसा कैसे हो जाता है? देखिए, गंभीरता वाली बात तो है ही। और मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारी एजेंसीज अवेयर हैं इन लोगों के एक्टिविटीज के बारे में। इंफॉर्मेशन भी होती है, गवर्नमेंट को दी भी जाती है, लेकिन गवर्नमेंट बड़ी बार हेल्पलेस होती है। कोई करंट टॉपिक आए, कोई नया इशू आए तो गवर्नमेंट उस पर एक्शन ले पाती है और पुलिस भी तभी एक्शन ले पाती है। अब जो आदमी क्रिमिनल हो, उसको जब पॉलिटिकल संरक्षण मिल जाता है, जैसे अतीक अहमद का था। अब देखिए, अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर हुआ तो सबसे ज्यादा दुख किसको हुआ? समाजवादी अखिलेश पार्टी यादव। के लीडर्स को हुआ, अखिलेश यादव को हुआ, जी। फिर जी। मायावती। एआईएम वालों को हुआ, जी। वालों को हुआ, जी। मायावती को हुआ। अब देखिए, जब ये लोग छोटे छोटे क्रिमिनल होते हैं तो पॉलिटिशियन इनका फायदा उठाते हैं वोट लेने के लिए। इनको कैडर चाहिए होते हैं अपनी कैंपेनिंग के लिए। इनको कुछ लोग चाहिए होते हैं वोटों को डराने के लिए, वोटर्स को। और साथ में बेसिकली कई बार तो ये जो आपके बूथ है उस पर कब्जा करने के लिए भी इनका जरूरत पड़ती है। उनके पैसा भी होता है, इन्फ्लुएंस भी होता है। और जब इनका उनसे लिंक हो जाता है तो ये छोटे गुंडे से डॉन बन जाते हैं। और जब डॉन बनते हैं तो फिर इनको किसी चीज की परवाह नहीं होती, क्योंकि इनको जब पॉलिटिकल संरक्षण मिल जाता है तो पुलिस तो कुछ कर नहीं सकती। और उसके बाद जो बाहर एजेंसीज बैठी होती हैं, स्पेशली पाकिस्तान के आईएसआई, वो ऐसे लोगों को ढूंढती रहती है कि ऐसे लोग आए जो इंडिया के अंदर डिस्टर्बेंसेस करें। उनको तो यही काम कराना है इंडिया के अंदर, उनके पास दूसरा काम नहीं है। और ये कोई नई बात नहीं है कि हमारे यहाँ पे पॉलिटिशियन उनके आईएसआई के साथ लिंक है। जब 1993 में बम्बई ब्लास्ट हुआ था तो दाऊद के भी तो पॉलिटिकल लिंक थे, तभी तो दाऊद इतना बड़ा हुआ, तभी तो उसको भागने का सारा एक रास्ता मिला। भागने का रास्ता किसने दिया? वो भी हमारे पॉलिटिशियन ने दिया। और जब पॉलिटिशियन आपके साथ हो तो उनको, आपकी जो दूसरे पॉलिटिशियन होते हैं, उनको इनकी जरूरत भी पड़ती है इलेक्शन के टाइम में, वोटिंग के टाइम में। और इसीलिए इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो पाता। लेकिन जब अतीक अहमद के खिलाफ एक्शन हुआ है और जब खुलासा हुआ इन चीजों का, और इसके ऊपर और भी इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन क्या होता है कि हमारे पॉलिटिशियन बच जाते हैं। बच इसलिए जाते हैं कि उनके पास आप हाथ नहीं डाल सकते। आपको बेसिकली किसी को प्रूव करने के लिए कि इसके साथ इसका क्या लिंक है, उसके लिए पॉलिटिशियन पे आपका बड़ा मुश्किल हो जाता है प्रूव करना कि ये इन्वॉल्व है। और ये पहली बार नहीं है। बड़े इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लीडर, बड़े इंपॉर्टेंट हमारे मिनिस्टर्स, वो भी पहले सीआईए और केजीबी के लिए काम करते रहे, उनके लिंक होते हैं। तो ये जो अतीक अहमद के बारे में एक्सपोजर हुआ, अच्छी बात है। लेकिन ये जो लोग होते हैं यहाँ पे, जो गुंडागर्दी करते हैं या दादागिरी करते हैं या एक्सट्रैक्शन करते हैं या हवाला का काम करते हैं, नेचुरली बात है उनके कनेक्शन अंडरवर्ल्ड के साथ बनते ही हैं और हैं भी। और पाकिस्तान के ऐसे तो इसी काम में लगी हुई है, डिस्ट्रक्शन करने की दूसरी कंट्री के अंदर। तो ये जो अतीक अहमद के बारे में डिस्क्लोजर है, इसके ऊपर और इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा कि एग्जैक्टली है क्या। जी। वैसे सर, योगी आदित्यनाथ ने कहा था जब उमेश पाल का मर्डर हुआ था
राजू पाल का जो गवाह था, उसका जब मर्डर हुआ था तो योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में साफ कहा था कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा इसको। तो एक तरह से मिट्टी में तो उन्होंने मिला ही दिया। सर कहीं ऐसा भी तो होता है कि अगर देखिए पुलिस तो वही थी और सरकारी मशीनरी वही थी, वही पुलिस की गोलियां थी, वही पुलिस वाले थे, सब थे वही वही अधिकारी। फर्क सिर्फ लीडरशिप का ही तो था, एक योगी आदित्यनाथ जो इस वक्त काम जी कर रहे हैं। तो ये लीडरशिप का फर्क आपको नजर आता है? देखिए बिल्कुल नजर आता है क्या कि जो हमारे लीडर्स होते हैं जब इनको यूज करते हैं, क्रिमिनल्स को यूज करते हैं इलेक्शन जीतने के लिए, इलेक्शन में कैंपेनिंग करने के लिए, जब वो पावर में आते हैं तो इनको सपोर्ट करते हैं, इनको हेल्प करते हैं, मतलब पे बैक है। तो अतीक अहमद को इसीलिए लोग परेशान है, ओवैसी परेशान है, अखिलेश यादव परेशान है कि इनका एक हाथ कट कट गया। और ये अतीक अहमद, इसने यूपी के अंदर गदर मचाया हुआ था बहुत सालों से, और जी पॉलिटिकल संरक्षण होने की वजह से बचता निकल रहा था हर एक जगह, 100 केस दर्ज थे। लेकिन अब आप देखिए कि जो आपके अखिलेश यादव है, वो कहते हैं जी एनकाउंटर हो गया, इसके ऊपर ये होना चाहिए, ये अटेंशन डाइवर्ट करने की बात है। एक्चुअली कोई फर्जी है, अटेंशन फर्जी डाइवर्ट का करने है। की बात जी जी देखिए इनके लिए सारा कुछ फर्जी है। जी ये बेसिकली मुझे लगता है कि इन लोगों के खिलाफ अगर किसी और कंट्री में होते तो बड़ा सीरियस एक्शन होता कि किस तरीके से सपोर्ट करते हैं ऐसे लोगों को। जी और इनको कोई डर नहीं है एक्चुअली, क्योंकि ये पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन हो कुछ भी कह सकते हैं। आपके कुछ लोग तो सीबीआई को धमकी दे जाते हैं, कुछ अपने ईडी को धमकी देने लग जाते हैं जब पावर में होते हैं, और जब इन पे रेड होती है तो कहते हैं सारे के सारा फेक, उनके ऊपर फेक चार्जेस लगाए गए हैं। तो ये बेसिकली हर एक टाइप से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या है कि मेन क्रिमिनल अतीक अहमद नहीं है, क्रिमिनल वो है जिसने इनको सपोर्ट किया इतने साल तक, और जो गद्दी पे बैठे रहे चीफ मिनिस्टर की, और इसीलिए बैठे कि अतीक अहमद जैसे उनके चमचे थे पीछे काम करने वाले। वेस्ट बंगाल में जो सीपीएम है बहुत साल तक पावर में रही, क्योंकि उसके पास बहुत से गुंडे थे, जो गुंडे इलेक्शन में रिगिंग करते थे। जो आपके सोसाइटी से लोगों ने बाहर आना होता था तो उनके सोसाइटी में ताले लग जाते थे, उनके नाम पे वोटें डल जाती थी। जब ममता बनर्जी आई तो लोगों को उम्मीद थी कि इनको बड़ा सफाई होगी, स्पेशली चलो यहाँ से कांग्रेस चले गए, लेकिन वो गुंडे वहां शिफ्ट हो गए। तो काम तो वही है, चेहरे अलग हो गए। और अगर आज यहाँ पे योगी आए हैं तो इनके पास पुलिस भी वही थी, कारतूस भी वही थे, पुलिस वाले सिंसियर भी थे। लेकिन पुलिस वाले सिंसियर तो तब होंगे जब उनको आप काम करने दोगे, जब काम नहीं करने दोगे तो पॉलिटिशियन को काम नहीं करने देगा तो पुलिस वाले क्या करेंगे। यूपी की पुलिस सबसे पीछे थी लाइन, आज यूपी की पुलिस सबसे आगे है, फेयर है, काम कर रही है। जो देश की जनता है उसको बेसिकली सपोर्ट कर रही है कि वहां वो पीसफुली रह सकें, अपने घरों में रह सकें, उनकी जमीन पे कब्जा ना कोई करे, उनकी फैमिली को कोई डराए ना धमकाए ना, उनकी लूट मार ना चले। और इसीलिए कुछ पॉलिटिशियन जो ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं वो घबराए हुए हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए आज मैं देख रहा था कि अतीक अहमद ने धमकी दी है और कहा है कि बस गद्दी बदलने दो, मैं सबको देख लूंगा। ये उसने फिर कहा है। देखिए इतना सब कुछ हो गया, उसके बावजूद उसकी हनक नहीं गई है। उसने कहा है कि गद्दी बदलने दीजिए, यानी सरकार बदलने दीजिए, फिर मैं देखता हूं। तो सर कहीं ना कहीं जो ये अखिलेश यादव का जो कल ट्वीट था, जिसमें उन्होंने जो कहा है, मैं आपको जरा सा पढ़ के सुना देता हूँ वो ट्वीट। वो उन्होंने जो कहा है कि एनकाउंटर करके भाजपा सरकार सच्चे मुद्दों से ध्यान हटाना चाह रही है। बीजेपी वाले न्यायालय में भरोसा नहीं करते, यानी कोर्ट पर भरोसा नहीं है इनका। आज के और हालिया एनकाउंटरों की गहन जांच होनी चाहिए, दोषियों को छोड़ा न जाए। सही गलत के फैसले का सही गलत का फैसला सत्ता का नहीं होता। सत्ता कोई नहीं, मतलब ये तो बात समझ में नहीं आ रही थी, सत्ता का फैसला क्यों नहीं हो सकता? अगर सत्ता ही संरक्षण देगी, शेल्टर देगी क्रिमिनल्स को, तो ये तो फिर सिर पर चढ़ जाएंगे। और ये कह रहे हैं कि ये भाईचारे के खिलाफ है, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है इससे बिगड़ रहा है, ये कह रहे हैं ये लोग। और यही शायद देखिए अतीक अहमद ने आज जो कोर्ट जो कहा कि मैं सत्ता बदलने दीजिए, मैं सबको देख लूंगा। देखिए मैं बिल्कुल बात ठीक समझता हूँ आपकी, उसको जरूर मैसेज गया होगा कि हम तो बचा लेंगे, हम दोबारा पावर में आ रहे हैं, तो इनको हाँ कहने दो। लेकिन ये जो लोग हैं ये बेसिकली इसी चीज पे रहे हैं, भिखारी थे, झुग्गी में रहते थे, पावर में आ गए, पावर मिल गई, गुंडे पाल लिए, गुंडे पालने का बड़े बड़े घर हो गए, लूट मार कर दी। और ये अतीक अहमद नहीं है, जो अतीक अहमद को सपोर्ट करते हैं, जिन्होंने इसको यूज किया है, मेन तो उन्होंने फायदा उठाया इनसे। अतीक अहमद को तो थोड़ा सा ऐसा मिला होगा, इनके पास तो कई सौ करोड़ों की जायदाद बन गई है,
और ये जी सोचते हैं कि इनका हक है, यानी कि गद्दी इनकी बेसिकली जैसे पूरे पुराने टाइम में राजे रजवाड़े थे, ये अपने आप को राजे रजवाड़े समझने लग गए हैं। इसी तरीके से तेजस्वी यादव ने ईडी और सीबीआई के लोगों को धमकी दी थी कि मैं पावर में आ गया तो देख लूंगा। देखिए ये बेसिकली टुच्चे लोग हैं, ऐसी जो स्टेटमेंटें देते हैं। पहली बात तो किसी पॉलिटिशियन को स्टेटमेंट देनी नहीं चाहिए इस टाइप की। अगर पॉलिटिशियन है, मैं नहीं समझता कि मुलायम सिंह ऐसी स्टेटमेंट देता, या ये धमकी देने वाली स्टेटमेंट शरद पवार देंगे। ये तो ये लोग हैं जिन्होंने बेसिकली सब कुछ इनको विरासत में मिल गया, बना बनाया मिल गया। इनके पेरेंट्स ने जैसी भी वो गद्दी हथियाली, जैसे उसको मिला तू मिला, मुस्लिम यादव फलानी फलानी मिलाकर के गद्दी में बैठ गए। और इन्होंने जो इतने साल तक क्या किया, रूल क्या किया, मिस रूल था। यूपी के अंदर सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंसेस थी, सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम थी, क्योंकि वहां पे गुंडा राज चल रहा था अखिलेश यादव के टाइम में। और एक्चुअली जितने भी ये गुंडे हैं, ये मायावती के टाइम में थोड़े डरे हुए थे। मायावती इस टाइप की नहीं थी, लेकिन इन्होंने जो यूपी का जो मेन नुकसान किया इन लोगों ने किया। इनके लिए कोई लोगों की जिंदगी को मायने नहीं रखती। अतीक अहमद का बेटा मरा तो अतीक अहमद के आंसू आ गए। जब तुमने किसी जी बेटे के बेटे को मारा तो तब तो तुम्हें कुछ नहीं हुआ, कोई दर्द नहीं हुआ, क्योंकि दूसरे का बेटा मरा। जब तुम्हारा बेटा मरा तो तुम्हारे आंसू आ गए, और आज आप जेल में बैठ बैठ के धमकी देते हो। पहले इनको डर लगा हुआ था कि मेरा एनकाउंटर ना हो जाए। लेकिन देखिए ये जो लोग हैं जिस टाइप के, ये बड़े गलत फहमी में है कि बाहर आ जाएंगे। लालू यादव भी तो जेल चला गया ना 4 लाख घोटाले के चक्कर में, अभी तक जेल में जी घूम रहा है। कोई वो बीजेपी ने तो केस नहीं किया था उसके खिलाफ, पहले से केस हुआ था। लेकिन यहाँ पे बहुत से पॉलिटिशियन जो करप्ट हैं, बहुत से पॉलिटिशियन है जिनके अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन है। बहुत से हमारे पॉलिटिशियन रहे हैं, बड़े पावरफुल पॉलिटिशियन रहे हैं, जिनके फॉरेन एजेंसी से कनेक्शंस भी थे। तो ये तो आज कोई नई बात नहीं है। सर, ये जैसे आपने इतने साल तक काम किया है रॉ में, खुफिया एजेंसी में, जब ये पॉलिटिशियन पार्लियामेंट में पहुंचते हैं और इनकी ये संविधान की शपथ भी लेते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम देश के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे, हम हमेशा देश के प्रति लॉयल रहेंगे, इस तरह की बातें की जाती हैं। लेकिन जब मैं ये देखता हूं कि एक शख्स जो कह रहा है कि मेरे आईएसआई के साथ लिंक है और लश्कर तैयबा मेरे साथ है, जिसने भारत पर हमले किए, है ना, और वहां से हथियार आते हैं, तो फिर सर इनकी कोई ऐसी जांच होनी चाहिए। कुछ ऐसा इनपुट एजेंसियां देती हैं कि भाई ये आदमी इस तरह का, इसके तो अंडरवर्ल्ड से भी सांठगांठ है, इसकी जो है आईएसआई से भी, सीआईए से भी है, ये भी है देखिए ना। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, बहुत सी रिपोर्ट्स आती हैं और जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स हैं वो कंसर्न्ड अथॉरिटी से शेयर की जाती हैं। और कुछ रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं जो पीएम से भी शेयर की जाती है। जी अब ये कहा जाता है इंदिरा गांधी कैबिनेट में 2 मिनिस्टर ऐसे थे जिनके लिंक थे केजीबी और सीआईए के साथ। ये थी अच्छा। इंफॉर्मेशन, इंदिरा गांधी को दी गई थी। लेकिन इंदिरा गांधी के साथ दिक्कत ये थी कि उनको अगर हटा देती या टारगेट करती तो वो कहते कि हमें तो टारगेट किया इन्होंने पॉलिटिकली, और इंदिरा गांधी गवर्नमेंट गिर जाती। तो इनको कंप्रोमाइज भी करना पड़ता कई बार, और ठीक वक्त पे एक्शन भी लें। लेकिन होता क्या है कि आप कैसे प्रूव करोगे कि सीआईए का आदमी है, केजीबी का आदमी है। होता क्या है कि हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा है कि जब कोई किसी को डॉक्यूमेंट देता पकड़ा जाए तो उसके खिलाफ चार्ज लगते हैं, और उसके अंदर फंसता कौन है? नॉर्मली फंसते हैं छोटे लोग, क्योंकि डॉक्यूमेंट लाके देते हैं, पैसे लेते हैं और रंगे हाथों पकड़े जाते हैं तो केस फाइल हो जाता है। लेकिन जो कुछ पॉलिटिशियंस हैं वो किससे मिले? फॉरेन जाए, कहीं भी जाए। अब राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है कि चाइना जाकर के चाइना के साथ उसने एग्रीमेंट कर लिया, सीक्रेट एग्रीमेंट कर लिया 2008 में। क्या एग्रीमेंट है? कभी किसी ने डिस्क्लोज किया? आप राहुल गांधी से पूछ नहीं सकते। आप पूछेंगे तो सारे कांग्रेसी सड़कों पे लेट जाएंगे। नेशनल हेल्थ का केस क्या है? करप्शन है ना, सबको पता है। लेकिन राहुल गांधी खुलेआम घूम रहे हैं। अभी राहुल गांधी ने कुछ लोगों चार्जेस लगाए, अडानी अडानी करते हैं। लेकिन राहुल गांधी फॉरेन पे जाते हैं, क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं? ऐसा नहीं है कि इंफॉर्मेशन नहीं है सबके पास, इंफॉर्मेशन है। लेकिन वो गवर्नमेंट उस इंफॉर्मेशन को यूज करके एक्शन नहीं ले सकती। इनके खिलाफ एक्शन लेंगे तो यहाँ पे बवाल हो जाएगा। इनके साथ फॉरेन की एजेंसी खड़ी है, फॉरेन की गवर्नमेंटें खड़ी हैं जो कहेंगी कि हाँ डेमोक्रेसी खतरे में आ गई इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, किसी को पकड़ के जेल में डाल दें। तो ये जो काम करते हैं लोग पॉलिटिशियन, ये मैं सबके बारे में नहीं कह रहा, कुछ सिलेक्टेड है। इंदिरा गांधी के बारे में कई लोगों ने कहा कि इंदिरा गांधी केजीबी के लिए काम करती है। मैंने कहा भैया बात सुनो, कैसे काम करती है केजीबी के खिलाफ, केजीबी के साथ कैसे काम करती है? अगर केजीबी की एजेंट थी तो केजीबी को तो इंदिरा गांधी यूज करती, केजीबी इंदिरा गांधी को यूज करती। लेकिन इंदिरा ने तो रशिया को यूज किया है। 1971 वॉर में इंडिया को स्ट्रेंथ मिली, इंडिया ने पाकिस्तान के टुकड़े किए, और वो सारा सामान तो रशिया से खरीदती थी, क्योंकि उस टाइम पे हमें कोई सामान देने को तैयार भी नहीं था।
तो जिसने देश का भला किया हो, पाकिस्तान के टुकड़े किए हो, कैसे किसी का एजेंट हो सकता है? एजेंट तो वो होता है जो आपका देश को बेच के दूसरे देश का फायदा उठाए। इंदिरा गांधी ने तो देश को स्ट्रेंथन किया और उसके खिलाफ चार्ज लगा दें कि वो एजेंट थी, तो ये तो बेसिस बातें हैं। लेकिन कुछ लोग देश को कमजोर करने में लगे रहते हैं और बाहर जाते हैं तो जॉर्ज सोरोस से मिलते हैं। तो ये जो लोग हैं वो उनकी इंटेग्रिटी क्वेश्चनेबल है, लेकिन उनको पॉलिटिकल सपोर्ट मिली है, पॉलिटिकल संरक्षण मिला हुआ है, जिसकी वजह से वो ये काम करते रहते हैं और बेसिकली करते भी रहेंगे। और सर ये राहुल गांधी के बारे में तो सुना है कि रॉ के पास पूरी इंफॉर्मेशन है कि ये लंदन जब 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 जाते हैं, जब जब थाईलैंड गए हैं किससे मिले हैं, जब जब लंदन गए हैं किससे मिले हैं। सामंत गोयल जो रॉ के चीफ है उनके पास तो पूरी रिपोर्ट है, इनका कच्चा चिट्ठा है। तो ये किस दिन के लिए रखा गया है सर? देखिए ऐसा है, मैंने आपसे कहा कि पॉलिटिशियन किससे मिलता है, उसको सारी परमिशन है, कोई रोक टोक तो नहीं है ना। आप चाइनीज एम्बेसी चले जाइए, आपके पीछे आईबी लग जाएगी। ये तो जब ढोकलाम होता है तब राहुल गांधी चाइनीज एम्बेसी चले जाते हैं, किसी को जवाब भी नहीं देते मैं क्यों गया उनके पास। तो बेसिकली क्या है कि खबरें तो हमने भी बहुत देखी हैं, इंफॉर्मेशन हमारे पास भी बहुत सी है, अपने हाथों से गुजरी हुई है। लेकिन इन लोगों पे आप किसी को आप फॉरेन एजेंट तब कहेंगे जब आपके पास एग्जैक्ट प्रूफ हो। प्रूफ क्या होता है कि आप कोई डॉक्यूमेंट पास करते हो किसी को पकड़ लें। अब राहुल गांधी तो जब दिल करे पॉलिटिशियन है, प्राइम मिनिस्टर के बेटे हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं। चाइना में जब नेपाल जाते हैं तो नेपाल इनको सिक्योरिटी मिली है, सिक्योरिटी साथ लेके जाते हैं, वहां जाके सिक्योरिटी को वापस भेज के चाइना चले जाते हैं। अब वहां क्या बात हुई क्या नहीं हुई किसी को नहीं पता। तो इनको तो एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ ट्रेवल है, फ्रीडम ऑफ किसी के साथ मिलने की है। जब मोदी चले जाएं पाकिस्तान एज प्राइम मिनिस्टर तो ये क्वेश्चन उठाते हैं कि पाकिस्तान क्यों गए थे। भाई प्राइम मिनिस्टर है, देश के लिए गया था, देश की पूरी रेजिमेंट लेके गए थे, सारी अपने एडवाइजर लेके गए थे और बात करने गए थे कि देश के किसी के साथ जो पाकिस्तान के रिलेशन इंप्रूव हो उस पर आप उंगली उठा देते हो। जॉर्ज सोरोस कौन है जो इंडिया को तोड़ना चाहता है, उसके साथ आप मिलते हो, पैसे उसके यहाँ पे लगते हैं इंडिया के अंदर। लेकिन आप इनको कुछ कह नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। अगर आप कहेंगे नेशनल हेराल्ड केस में सारा केस क्लियर है, केस जब भी हो जेल जाएंगे, लेकिन केस को आगे नहीं बढ़ने देंगे। आप केस आगे बढ़ाएंगे तो कहेंगे जी ये तो हमारे ऊपर अटैक करें, डेमोक्रेसी खतरे में आ गई। तो इसलिए इनके तो खिलाफ सर कुल मिला के अगर आप ये कहें, हम तो ये मानते हैं कि आप भी ऐसा मानते हैं कि जो बाहर की ताकतें वो तो एक अलग बात है, वो तो खैर देश के खिलाफ साजिशें कर ही रही है, असली दुश्मन देश के अंदर है, ये आप मानते हैं? देखिए मैं किसी का देख रहा था, किसी की वीडियो पे बात हो रही थी, उन्होंने कहा देश जब भी लुटा है या किसी किले पे कब्जा हुआ है तो कुंडी अंदर से खुली है। अगर अंदर के लोग बाहर के लोगों से मिले तभी नुकसान होता है, तभी ये काम होते हैं। चाहे दाऊद इब्राहिम का केस हो, चाहे अतीक अहमद का हो, और जो पॉलिटिशियन है इन्हीं की वजह से सारी चीजें होती है। और पॉलिटिशियन जब इनको सपोर्ट करते हैं तो छोटे गुंडे से डॉन बन जाते हैं, और जब डॉन बनते हैं फिर इनको किसी का डर नहीं होता। वो तो शुक्र है कि यूपी के अंदर योगी जी आ गए जिन्होंने सबके डर भी भगा दिए, बल्कि उनको भगा भी दिया, मिट्टी में मिला दिया। और उसके बाद कोई कहे जी फेक एनकाउंटर है, ये लोग वो हैं जिनका कोई हक नहीं बनता इस कंट्री में रहने का या इस मिट्टी में रहने का। और मैं तो कहता हूं ऐसे लोगों को तो दफनाने की जगह नहीं मिलनी चाहिए इंडिया के अंदर। बिल्कुल ठीक कहा आपने सर। और वाकई योगी आदित्यनाथ, असल में अतीक अहमद को ये अंदाजा नहीं था कि योगी आदित्यनाथ की मतलब बीजेपी के मुख्यमंत्री होंगे, बीजेपी सत्ता में आएगी, योगी जी जैसा जो एक कुशल प्रशासक है वो मुख्यमंत्री बनेगा, और ये इसको उम्मीद नहीं थी। और बीच में इसने बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें की थी। इसकी वाइफ ने भी कहा था कि योगी जी तो बड़े ईमानदार आदमी है, ये तो हमको बचा लेंगे, ये अतीक अहमद को जेल से निकाले हैं और हम तो उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, वो तो संत आदमी है। तो इनको गलतफहमी थी कि योगी कहीं इतना कड़ा एक्शन भी इनके खिलाफ ले सकते हैं, और उन्होंने एकदम से मिट्टी में इनको मिला ही दिया। तो सर ये तो हो गई बात। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं कि बहुत कम लोग होते हैं जो इस टाइप के डिसीजन ले सकते हैं, इस टाइप के एक्शन ले सकते हैं। और ये वो लोग हैं जिनकी कमिटमेंट है देश के साथ, जिनकी कमिटमेंट है देश की जनता के साथ, जिनकी कमिटमेंट है कि देश को आगे लेके जाया जाए और इस देश को मुक्त कर दिया जाए गुंडों से। और वही काम योगी जी कर रहे हैं। और कोई योगी जी कोई एक्स्ट्रा आदमी तो नहीं है, लेकिन इनका जो एक कमिटमेंट है देश की तरफ, जो इनका एंगल है, जिस तरीके से मोदी जी का एक एंगल है देश की तरफ, देश को प्रोग्रेस करनी है, उसी तरीके से योगी का अपना एजेंडा है देश की सेवा, और इसी के ऊपर जो गुंडा राज है वो खत्म करना। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। वाकई योगी आदित्यनाथ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये उसी की ये मेहनत है, और वही ऐसा कर सकते हैं जिनका
जो बहुत ईमानदार हो और जिनके दामन पर कोई दाग ना हो, वही इतना बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार नए शुक्रिया मुद्दे के साथ फिर आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार। जी, जरूर। नमस्कार, नमस्कार।